और डिस्प्लेसमेंट भी निकाल लिया था ना। जी जी। ओके, आपके पास लास्ट टाइम जो बात चल रही थी वो बात चल रही थी किसकी? चैप्टर 3 की। ठीक है, आप जरा देखते हैं आगे चैप्टर 3, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है चैप्टर 3। आइए, चैप्टर नंबर 3 lies under the heading motion in one dimension. चैप्टर नंबर 3 जिस हेडिंग के अंडर आता है वो कहलाती है मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है, ओके। आज हमें देखनी एक टॉपिक जिसका नाम है स्पीड। स्पीड हमें बताता है कि हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। स्पीड हमें बताता है कि हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, कि आपका ऑब्जेक्ट कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहा है। स्पीड हमें बताती है कि आपका ऑब्जेक्ट कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहा है। स्पीड हमें ये बात बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो और कितना फास्ट मूव कर रहा है, कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट मूव करता है। उसको हम अपनी यूजुअल लैंग्वेज में नाम देते हैं। आपके पास किसका स्पीड का, वो हमारे पास स्पीड कहलाती है, उसको स्पीड का नाम दिया जाता है। इफ एनीबडी आस्क यू इफ एनीबडी आस्क यू व्हाट इज स्पीड, तो आपने बोलना है स्पीड आपके पास है हाउ स्लो और फास्ट द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। चलिए, हो गई, खत्म हो गई बात। अब हमारा कॉमन एक्सपीरियंस है, और हमारा कॉमन एक्सपीरियंस क्या है? हमारा कॉमन एक्सपीरियंस ये है कि हम बाज़ औक़ात जो है ना, वो जब हमारा ड्राइवर जो है वो गाड़ी स्लो चला रहा होता है और हमें कहीं जल्दी पहुंचना होता है, तो हम उसको बोलते हैं भाई थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, ठीक है, क्योंकि वो स्लो चला रहा है। और अगर वो कहीं पे आपके पास जो है वो किस सदमे में हो और वो बहुत तेज से चला रहा हो, तो हम उसको बोलेंगे कि हमें अपनी जान अजीज है तो थोड़ा सा आहिस्ता चलाओ। तो हम इस चीज़ को जो है वो थोड़ा सा अपनी कॉमन एक्सपीरियंस में रखते हैं कि स्पीड हमें बताती है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना स्लो या कितना फास्ट मूव कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ये स्लो और फास्ट मेजर कैसे किया जाए। सवाल ये उठता है कि स्लो और फास्ट मेजर कैसे किया जाए, कि हम किस तरीके से मेजर करें कि आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या एक ऑब्जेक्ट फास्ट मूव कर रहा है। तो उसके लिए क्या किया जाता है? उसके लिए फिर हम एक चीज़ चेक करते हैं, जिस तरह एक रेस का कॉन्सेप्ट है। जब दो बंदे रेस लगाते हैं तो उनमें से एक विनर होता है। जो विनर होता है उसमें देखा जाता है कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, और दूसरी चीज़ देखी जाती है उसने डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। अब अगर दो बंदे आपके पास भाग रहे हैं, तो जो विनर होगा, ऑब्वियसली बात है, अगर ये पॉइंट है, अगर एक बंदा इस पॉइंट तक आपके पास जल्दी पहुंच रहा है और ये बंदा देर से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब इसने कम टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया है, और इसका मतलब है कि जीत नहीं पाया। इसका मतलब इसको टाइम यहाँ पे क्या लगा? ज़्यादा। तो अब स्पीड किसकी ज़्यादा है, ऊपर वाले की या नीचे वाले की? तो नीचे वाले की स्पीड जो है वो आपके पास क्या है? ज़्यादा। और नीचे वाले की स्पीड ज़्यादा क्यों है? क्योंकि उसने कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया। तो इसीलिए हम कहते हैं कि स्पीड बराबर होती किसके? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। जितने लीस्ट टाइम में जितने लीस्ट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना मैक्स डिस्टेंस कवर करेगा, जितने लीस्ट टाइम में ऑब्जेक्ट जितना मैक्स डिस्टेंस कवर करेगा, इसका मतलब उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा पाई जाएगी। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जितने कम से कम टाइम में वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो उस सूरत में हम कहेंगे उस ऑब्जेक्ट की स्पीड उतनी ज़्यादा पाई जाती है। तो स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हम डिफाइन किस तरीके से कर सकते हैं? द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, the rate of
distance covered by our body is called speed. The rate of distance covered by a body is called speed. रेट हर जगह वहाँ यूज करते हैं जहाँ कोई चीज टाइम से डिवाइड हो। रेट हमेशा वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ कोई चीज टाइम से डिवाइड हो। अगर कोई चीज टाइम से डिवाइड होगी तो उसके लिए वर्ड लगाएंगे कौन सा, द रेट। अगर कोई चीज टाइम से डिवाइड होगी तो उसके लिए वर्ड लगाएंगे कौन सा, द रेट। द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड स्पीड। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट टाइम से डिवाइड होगा, इसका मतलब ये कि वहाँ पे हम उसमें स्टार्टिंग में रेट लगा देंगे। और टाइम से कौन डिवाइड हो रहा है, डिस्टेंस। तो ये बन गया द रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इज नोन एज स्पीड। उसको हम स्पीड का नाम देते हैं, वो आपके पास स्पीड कहलाएगा। यहाँ तक तो हमारे पास बात हो गई जो हमने यहाँ पे देख ली। अब अपनी बात को हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। वी वुड लाइक टू प्रोसीड व्हाट वी आर सेइंग। हम जानना चाहते हैं कि हम कह क्या रहे हैं, हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब स्पीड के बारे में पता चल गया कि जो स्पीड होती है वो आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। स्पीड को डिनोट करते हैं v से, डिस्टेंस को s से और टाइम को t से। तो फॉर्मूला बन गया v इज इक्वल टू s अपॉन t। और स्पीड इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड। स्पीड मीटर पर सेकेंड के अंदर मेजर होती है और इसको मीटर पर सेकेंड के अंदर मेजर करते हैं, मीटर पर सेकेंड के अंदर मेजर होती है। तो स्पीड आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम के बराबर होती है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर्स, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो स्पीड का जो फार्मूला बना वो फार्मूला बना आपके पास क्या, एस अपॉन टी, यानी कि मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट। और स्पीड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है। डिस्टेंस कैन बी इन एनी डायरेक्शन। स्पीड में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कवर करता है और डिस्टेंस कैन बी इन एनी डायरेक्शन। तो इसी स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी के तौर पर अज्यूम की जाती है। तो स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, उसको हम स्केलर क्वांटिटी के तौर पर लेते हैं। दुनिया में हर चीज स्पीड है, तो स्पीड इज यूनिवर्सल। दुनिया में हर चीज स्पीड है, दुनिया में हर चीज स्पीड है। अगर गाड़ी चल रही है उसके बाद स्पीड, बंदा चल रहा है उसके बाद स्पीड, अर्थ घूम रही है उसके बाद स्पीड, पंखा घूम रहा है उसके बाद स्पीड, खिड़की हम आगे पीछे कर रहे हैं उसके बाद स्पीड, गोली चल रही है, फायरिंग हो रही है, बुलेट जा रही है, उसके पास स्पीड। ठीक है, किसी को उठा के नीचे फेंक रहे हैं उसके पास स्पीड। तो हर चीज के पास आपके पास क्या पाई जा रही है, स्पीड। स्पीड यूनिवर्सल है। अगर स्पीड के साथ जोड़ दी जाए डायरेक्शन, तो स्पीड और डायरेक्शन दोनों मिलकर बना लेते हैं वेलोसिटी। अगर स्पीड के साथ जोड़ दी जाए डायरेक्शन, अगर स्पीड के साथ जोड़ दी जाए डायरेक्शन, अगर स्पीड के साथ जोड़ दी जाए डायरेक्शन, तो वो दोनों मिलकर बना लेते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पीड। वेलोसिटी स्पीड की स्पेशल टाइप है। वेलोसिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पीड। और वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिर्फ एक चीज की इनके अंदर जो है ना, वो क्या कहना चाहिए, डिफरेंस है। और इनके अंदर डिफरेंस जो है वो डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है। और वो जिस चीज का डिफरेंस इनके अंदर है वो ये चीज है, इनके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस सिर्फ एक चीज का है। वो डिफरेंस इनके पास ये है कि आपके पास उसके अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती स्पीड में, और वेलोसिटी में आपके पास डायरेक्शन पाई जा रही होती है। तो वेलोसिटी आपके पास जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर है तो उसका मतलब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका मतलब इट डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्ट करता है, वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन पाई जाती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट डायरेक्ट्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्ट करेगा, वेलोसिटी की भी वही डायरेक्शन पाई जाएगी। अब अगर आपसे बोला जाए वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दे सिंबॉलिकली, तो वेलोसिटी को डिनोट करते वी, ऊपर बनाते एरो, डिस्प्लेसमेंट को एस और टाइम को टी। तो वेलोसिटी बराबर होगी एस अपॉन टी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के। और इसको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं किसका, वेलोसिटी का।
तो आपके पास वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है भाई, यहाँ तक बात हमारे पास हो गई वेलोसिटी की। अगर लिखा हो सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड तो इसका मतलब ये स्पीड है। अगर लिखा हो 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ तो इसका मतलब ये वेलोसिटी है। अगर 5 मीटर पर सेकंड है उसका मतलब क्या है, स्पीड। अगर 5 मीटर पर सेकंड लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी। अब ये अगर मैं थोड़ी देर के लिए छुपा दूं, फर्ज कर लें कि ये छुपा हुआ है थोड़ी देर के लिए, छुपा दिया, तो ऊपर भी 5 मीटर पर सेकंड, नीचे भी 5 मीटर पर सेकंड, और ऊपर वाला 5 मीटर पर सेकंड इसके बराबर स्पीड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया स्पीड। तो इसका मतलब है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, तो मैंने छुपाया तब मैं इसको हटा रहा हूँ। इसका मतलब है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है। नोट कर लें, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है, चाहे ऑब्जेक्ट स्ट्रेट जाए चाहे ऑब्जेक्ट ऐसे जाए। मैं दोनों सूरतों में कहूंगा इसके पास क्या है, स्पीड। स्पीड यूनिवर्सल है, लेकिन इसको मैं नाम दे सकता हूँ वेलोसिटी का भी, लेकिन इसको मैं वेलोसिटी का नाम नहीं दे सकता क्योंकि इसमें डायरेक्शन मुस्तकिल तौर पे क्या हो रही है, चेंज। तो इसीलिए मैंने आपसे अभी बोला कि स्पीड यूनिवर्सल है, चाहे सीधी जाए, टेढ़ी जाए, आड़ी जाए, मेढ़ी जाए, ऑब्जेक्ट कैसे भी जाए, तो उसके पास स्पीड है। अगर ये स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी तो इसको हम स्पीड कहने के बजाय क्या नाम देंगे, वेलोसिटी। तो ये बात होगी वेलोसिटी। अब बात बढ़ाता हूँ मैं अपनी आगे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट का मतलब हद से ज्यादा, ध्यान इधर उधर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपके पास एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं स्लोप। स्लोप फिजिक्स में टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। फिजिक्स में स्लोप टेंजेंट थीटा के बराबर होता है, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर होता है। फिजिक्स में स्लोप बराबर टेंजेंट थीटा, फिजिक्स में स्लोप बराबर टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। फिजिक्स में स्लोप बराबर टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। ठीक है, अभी से बता रहा हूँ, नोट कर लें। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, नोट करें, नोट करें। स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप रिप्रेजेंट्स वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट वेलोसिटी, उसका जो स्लोप है वो आपके पास वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, सबसे पहले जो वेलोसिटी की टाइप आती है ना, वो आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें बॉडी की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे और डायरेक्शन भी सेम रहे। एक ऐसी वेलोसिटी जिसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे। एक ऐसी वेलोसिटी इसमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, डायरेक्शन भी सेम रहे। अगर वेलोसिटी एक पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ है तो दूसरे पे भी 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, तीसरे पे भी 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, चौथे पे भी 5 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, 5 5 5, और अगर डायरेक्शन भी सेम है, नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, तो वो बॉडी मूव करती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। ठीक है, अगर इनमें से कोई एक चीज भी चेंज हो गई तो इट विल नॉट रिमेन एनी मोर
uniform. If any one of it changes, then it will not be uniform. अगर इनमें से कोई एक चीज भी चेंज हो गई तो वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी रिक्वायर्स मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन सेम. अब क्योंकि दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं? जब उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो. उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. दो वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, उनको हम इक्वल वेक्टर्स वक्त कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम और डायरेक्शन भी सेम है. उनको हम अपनी आम जबान में नाम देते हैं आपके पास इक्वल वेक्टर्स. वो इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं. तो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन. तो आपके पास मैग्नीट्यूड भी अगर सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो इसका मतलब आपके पास वो जो वेक्टर्स हैं, या फॉर एग्जांपल वो जो आपके पास वेक्टर्स हैं, यस, उनको हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी एक वेक्टर है, और ये सेम कब रहेगी? जब मैग्नीट्यूड भी सेम होगा, डायरेक्शन भी सेम होगा. कब होता है ऐसा? सबसे पहले बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, और मोशन इन वन डायमेंशन में अगर हम डायरेक्शन चेंज करेंगे तो आपके पास कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी पढ़ा दूंगा. फिलहाल सुने, हम पढ़ रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन. सबसे पहले हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की. मैग्नीट्यूड सेम कैसे रहता है? मैग्नीट्यूड सेम उस वक्त रहता है जब बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, तो उस वक्त उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा. जब बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करे, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे, व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो आपके पास उसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम रहेगा. और जब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. जब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट और टाइम, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. जब जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन आएगा. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो ग्राफ है वो आपके पास स्ट्रेट लाइन आता है. उसको हम स्ट्रेट लाइन के तौर पे जान रहे होते हैं. तो जब भी आपके पास का ग्राफ बनेगा तो वो ग्राफ आपके पास स्ट्रेट लाइन आएगा, उसको हम स्ट्रेट लाइन के तौर पे जानेंगे. ठीक है, तो यहाँ तक आपके पास मैंने आपको कुछ बात पढ़ाई. आप जरा एग्जाम्पल लेके इसको वेरीफाई करते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं. अब मैं डिस्टेंस बोलूं या डिस्प्लेसमेंट बोलूं, पकड़िएगा नहीं. ग्राफ हम बनाते हैं मैग्नीट्यूड्स में. ग्राफ हम मैग्नीट्यूड्स में बनाते हैं, तो बस मैं उसको डिस्टेंस बोलूंगा, डिस्प्लेसमेंट का नाम नहीं लूंगा मैं. ठीक है, तो डिस्टेंस था 2 मीटर, टाइम था 1 सेकेंड. डिस्टेंस हुआ 4 मीटर, टाइम हुआ 2 सेकेंड. ये बना 6 मीटर, टाइम हुआ 3 सेकेंड. ये बना 8 मीटर, टाइम हुआ 4 सेकेंड. अब मैंने इनका ग्राफ बनाया. यहाँ पर आ गया आपके पास टाइम 1 2 3 4. ये टाइम आ गया, और इसके साथ यहाँ पे आ गया डिस्टेंस. और डिस्टेंस लेट सपोज हो गया 2 4 6 और 8. ठीक है, पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ है. तो बिल्कुल है. कैसे? देखिए, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 2. टाइम कितना है? 1. तो 2/1 विल गिव 2 मीटर पर सेकेंड. डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4.
टाइम कितना है 2, तो 4/2 विल गिव 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है 6, टाइम कितना है 3, तो 2 मीटर पर सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट कितना है 8, टाइम कितना है 4, तो 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपके पास पूरा हर पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड देगा। ठीक है, अब इसको प्लॉट करते हैं, चेक करते हैं। टाइम कितना लेना है 1, ग्रीन कलर से प्लॉट कर रहा हूँ। टाइम कितना लेना है 1, डिस्प्लेसमेंट कितना है 2, तो 1 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 2, 2 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 4, तो ये रहा 2 टाइम और ये डिस्प्लेसमेंट 4, 3 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 6, तो 3 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 6, 4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 8, तो 4 टाइम पे डिस्प्लेसमेंट 8। अब इनको जब मैंने ज्वाइन किया तो ज्वाइन करके मुझे मिली स्ट्रेट लाइन, तो ये मेरे पास आ गई एक स्ट्रेट लाइन। लाइन का एंगल लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो कहलाता है थीटा, और ये थीटा को हम कहते हैं फिजिक्स में इंक्लिनेशन, ये इंक्लिनेशन कहलाता है। लाइन जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा देन इट्स ग्राफ विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन। जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा। जब जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा तो उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन के बराबर होगा, उसका ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन के बराबर अज्यूम किया जाएगा। ठीक है, तो थीटा आपके पास जो है वो इंक्लिनेशन के बराबर होगा, तो थीटा मेरे पास जो है वो इंक्लिनेशन कहलाएगा और ग्राफ मेरे पास स्ट्रेट लाइन आ गया। आप जरा गौर से देखें व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि मुझे अगर आपके पास वेलोसिटी निकालनी होगी तो वो स्लोप के बराबर आएगी। ठीक है, स्लोप बराबर होता है टेंजेंट थीटा। देखें, अगर फर्ज कर लें कि मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो अगर आपको ग्राफ से कोई भी बोले ना कि वेलोसिटी निकाल के बताएं, तो आप उसको बोलेंगे पहले आप मुझे पॉइंट बताओ कौन से पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है। अगर फर्ज कर लें मुझे इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी है, तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा अलोंग वाई और यहाँ से अलोंग एक्स, तो मुझे यहाँ से 2 और 4 के बीच में कितना मिला 3 मीटर्स, और 1 और 2 के बीच में कितना मिला 1.5 सेकेंड्स। अब मैंने दोबारा निकाली वेलोसिटी 3 डिवाइडेड बाय 1.5, अगेन आई विल गेट 2 मीटर पर सेकेंड। तो हर पॉइंट की वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही है, बिल्कुल सेम। अब चेक करें आपने किया क्या है, आपने किया क्या। मैं कह रहा हूँ असल बात वेलोसिटी निकालने, असल बात था कि व्हाट यू हैव डन, मैंने ब्लू कलर यूज नहीं किया। यहाँ देखें, आपने डिस्प्लेसमेंट लिया यहाँ से यहाँ तक, एग्रीड, और जितना डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक है उतने यहाँ से यहाँ तक है, और टाइम आपने लिया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये बन रहा है 90। ये आ गया आपके पास डिस्प्लेसमेंट विच इज परपेंडिकुलर, और ये आ गया आपके पास टाइम विच इज बेस। और हमें पता है कि हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड किया, इन शॉर्ट हमने परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया। और हमें ये पता है कि जब हमने वेलोसिटी निकाली तो हमने परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड किया, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके बराबर होता है टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है स्लोप ऑफ द लाइन के। तो मैं कब से आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं कब से आपसे क्या बोल रहा हूँ कि जब भी स्लोप निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप कैसे निकलेगा, आपने उसके इतने डिस्टेंस को इस वाले डिस्टेंस से डिवाइड करना है। दिस विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर, दिस विल ऑलवेज बी बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट थीटा के बराबर होता है। तो मैंने यहाँ पे यही लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का मतलब था डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस जो है वो परपेंडिकुलर के तौर पे कर रहा था, टाइम बेस के तौर पे कर रहा था। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट कहलाता है, और टेंजेंट को मैथ्स में स्लोप कहते हैं, तो आपके पास में स्लोप ऑफ द लाइन कहलाता है। यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई, और जो बात थी वो मैंने यहाँ पे आपको कर दी। ठीक है, अब मैं बात को थोड़ा सा मजीद आगे की जानिब बढ़ाना चाहता हूँ। देखिए, वेलोसिटी जब कैलकुलेट की जाती है ना तो उसके लिए लिया जाता है पीरियड ऑफ टाइम। एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम। एक होता है पढ़ना है ना तरीके से पढ़ें, जिस तरह मैंने पहले ग्रुप में पढ़ा है मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। वहां मैंने इस पे 3-3 4-4 क्लासेस लगाई इस टॉपिक पे। तो एक होता है पीरियड ऑफ टाइम और एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम।
पीरियड ऑफ टाइम का मतलब मैंने कहा कि मैं जो हूँ वो सुबह 9 बजे घर से निकलता हूँ, ठीक है। मैं सुबह ऑफिस के लिए 9 बजे घर से निकलता हूँ। मैंने आपको जुमला बोला कि मैं सुबह एग्जैक्ट 9 बजे घर से निकलता हूँ। तो मैंने लिखा आई लेफ्ट होम फॉर ऑफिस एट 9 AM शार्प। तो 9 AM शार्प एक फिक्स टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम। अब मैंने कहा मैं ऑफिस में जो टाइम गुजारता हूँ वो 9 से 5 तक होता है। दिस इज द पीरियड ऑफ टाइम। ऑफिस से जो मैं टाइम गुजारता हूँ, ऑफिस में जो मैं टाइम गुजारता हूँ वो है 9 से 5, और वो है सुबह 9 से शाम 5 तक। ये पीरियड ऑफ टाइम है। तो वेलोसिटी में पीरियड ऑफ टाइम लिया जाता है, नोट कर लें। वेलोसिटी में हम लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम। हमें पता होना चाहिए टाइम की लिमिटेशन। वेलोसिटी में हम लेते हैं पीरियड ऑफ टाइम। इसमें पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर किया जाता है हमेशा। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं इस जुमले से क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा ना, मैं आपको बताता हूँ मैं जुमले से बोल क्या रहा हूँ। देखें गौर से। मेरे पास यहाँ पे ग्राफ था, वही वाला ग्राफ बना रहा हूँ जो पहले बनाया था। आप चाहें तो उसको रीड्रॉ कर लें, रफ रफ ड्रॉ कर लें, रफ रफ। नज़ाकत से मत बनाइएगा वरना टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ था जो मैंने आपके सामने बनाया अभी, और यहाँ डिस्टेंस है। दिस इज डिस्टेंस, तो डिस्टेंस है, और ये क्या है, टाइम। अब सुनिए गौर से। मैंने कहा मुझे वेलोसिटी चाहिए खाली 2 से लेके 6 तक। कितनी वेलोसिटी थी? मैंने कहा मुझे वेलोसिटी निकालनी है फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बस। तो जब ए से लेके बी तक की बात होगी तो सिर्फ ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट आएगा और ए से लेके बी तक का टाइम, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। जब ए से लेके बी तक की बात होगी तो ए से लेके बी तक का डिस्प्लेसमेंट आएगा और ए से लेके बी तक का टाइम, इसके अलावा कोई तीसरी चीज नहीं आएगी। तो मेरे पास जब मुझे वेलोसिटी निकालनी है और मेरे पास यहाँ पे वेलोसिटी का जो फार्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब चेक कर लें जरा। डिस्प्लेसमेंट मुझे लेना है, रेड कलर यूज कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसको मैंने यहाँ शो किया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट। और टाइम मुझे लेना है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जो थीटा यहाँ बन रहा था एग्जैक्टली वही थीटा यहाँ बन रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते थे मैंने बताया था, फाइनल माइनस इनिशियल, बताया था ना, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल कितना हुआ 6, इनिशियल कितना हुआ 2। तो 6 में से 2 को क्या करा, माइनस, क्या मिला 4। अब टाइम सिर्फ इस इंटरवल का, इस इंटरवल में यहाँ तक कितना है 3, और यहाँ तक कितना है 1। तो इस इंटरवल का टाइम 3 माइनस 1 कितना है 2। तो ये आपको मिला 2 मीटर पर सेकेंड। और ये अगेन देखें, लेट्स चेक नाउ, दिस इज परपेंडिकुलर and this is 4 and this is base, this is 2, and that is equal to perpendicular upon base is equal to tangent theta which is equal to slope of the line। तो आपने यहाँ इसका स्लोप निकाला परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करके। और ये जो आपने यहाँ पढ़ लिया, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम। ये पीरियड ऑफ टाइम है। ए से बी तक जाने में बॉडी को टोटल 2 सेकंड लगे, तो ये पीरियड ऑफ टाइम वेलोसिटी में चल रहा होता है। ये समझाने के लिए मैंने आपको बताई पीरियड ऑफ टाइम। तो अब आप बोल रहे होंगे सर ये तो बिल्कुल अलग बात कर दी आपने। आपने जब पहले वेलोसिटी निकलवाई थी, आई होप कि मुझसे बन जाए डायग्राम, 1 2 यस 4, और यहाँ पे कहता 2 6, और यहाँ पे कहता 3।
आप कहेंगे सर आपने जो वेलोसिटी निकलवाई थी पहले वो यहाँ पे आपने इसको ऐसे लिया था और इसको ऐसे लिया था, तो आपने तो यहाँ पे लिया था कितना 3 और यहाँ पे हमने लिया था 1.5, तो यहाँ तो हमने कोई माइनस माइनस नहीं किया, तो यहाँ पे आपने माइनस कैसे कर लिया? तो भाई यहाँ पे भी माइनस ही हुआ है, आपने शायद गौर से देखा नहीं। यहाँ पे मुझे क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट नहीं बताया जा रहा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट मेरा ये 0 है। तो जब मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला तो मैंने डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक निकाला, तो ये बना था 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 3। और जब मैंने टाइम निकाला था तो टाइम मैंने यहाँ से यहाँ तक निकाला था विच इज 1.5 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 1.5। तो कुछ भी हो जाए वेलोसिटी में डिनोमिनेटर में जो टाइम आता है वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम होता है, और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है कहाँ से लेके कहाँ तक पीरियड ऑफ टाइम। अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन नहीं है तो अंडरस्टूड सी बात है 0 से लेना है, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन होगा तो फिर वहीं से लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे करा था स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइन था तो यहीं से लेना था। इसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी ध्यान में रखिएगा क्या होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैसे वेलोसिटी, इसमें आपके पास ऑब्जेक्ट मूव करता है बेसिकली इस तरीके से कि आपके पास उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है और उसमें बॉडी कवर करती है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और जब वो ग्राफ से निकलता है तो वो स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर आता है। तो ये आपके पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात थी, और इसमें हम पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर करते हैं। वेलोसिटी कुछ भी हो जाए उसमें हमेशा पीरियड ऑफ टाइम कंसिडर किया जाता है। बात मेरा मुंह बोल दुख गया बोल बोल के, ठीक। अब जरा आगे चलते हैं, और अब जो टॉपिक आता है उसका नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। अब जो जरा टॉपिक आता है उसका नाम है वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी, इसके अंदर आपके पास दो बातें होती हैं, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज होगा या वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाएगी, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाएगी, अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी चेंज हो जाएगी तो ऑब्जेक्ट मूव करेगा वेरिएबल वेलोसिटी से। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या है? आपके पास ऑब्जेक्ट जो है उसकी वेलोसिटी सेम नहीं है। वेरिएबल इज द वर्ड विच इज ड्राइव फ्रॉम वेरी, और वेरी का मतलब होता है टू चेंज, बदलना मौसम की तरह। इस तरह कल बारिश थी और आज धूप है, तो वेरिएबल का वर्ड निकला है वेरी से, और इसका ताल्लुक लोगों से भी है, जो आज कुछ और कल कुछ और, ठीक है। तो वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब है वेरी, वेरी मीन्स टू चेंज। जब वेरिएबल वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट होता है तो इसमें हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो आपके पास चेंज होता है, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है, डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है। मैग्नेटिक डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी अगर चेंज हो गई तो ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करेगा। अब सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड चेंज होने की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड जब चेंज होगा तो वो उस वक्त होगा जब आपकी बॉडी या तो कवर करेगी इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन 3 बजे इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या फिर अगर आपका ऑब्जेक्ट करे अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दोनों बातें ध्यान में रखनी होती है। देखिए किसी चीज को हम कांस्टेंट रखते हैं, अब दो चीजें एक साथ हम मैनेज नहीं कर सकते, या तो हम डिस्प्लेसमेंट मेजर कर लें या टाइम मैनेज कर लें। अब आपकी अम्मी अगर आपको दो काम एक साथ दे देती है तो आप क्या बोलती हैं? आप ये बोलते हैं कि भाई ये दो काम जो है वो हम एक साथ नहीं कर सकते, या तो मुझे ये काम देते हैं या ये काम देते हैं, और बहुत ही ओवर एफिशिएंट होंगे जो आप एक साथ कर लेंगे एक ही वक्त में, ठीक है। तो आपके पास अगर मैं डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रखूंगा तो मैं टाइम मेजर करूंगा, एक वक्त में कोई एक चीज होगी, और अगर मैं टाइम कांस्टेंट रखूंगा तो मैं डिस्प्लेसमेंट मेजर करूंगा। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट आपका मूव कर रहा है किससे? वेरिएबल वेलोसिटी से। उसके अंदर वेरिएबल वेलोसिटी पाई जा रही है। चेक करते हैं जरा। वेरिएबल वेलोसिटी का जब ग्राफ बनता है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ग्राफ फॉर वेरिएबल वेलोसिटी बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जो इसका ग्राफ बनता है वो ग्राफ आपके पास आता है कर्व। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी के लिए कर्व आता है।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ वेरिएबल वेलोसिटी के लिए कर्व आता है। कर्व इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल वेलोसिटी। और ये जो कर्व आपको यहाँ पे मिल रहा होता है, व्हाट आई टोल्ड यू, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर वेरिएबल वेलोसिटी इज अ कर्व, वो आपके पास कर्व आता है, ठीक है। और ये जो कर्व मिलता है, इससे अगर हमें वेरिएबल वेलोसिटी मालूम करनी हो तो वो भी स्लोप के बराबर होती है, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। ये जो कर्व हमें मिलता है, अगर हमें इससे वेरिएबल वेलोसिटी मालूम करनी हो तो ये भी आपके पास स्लोप के बराबर होती है, इसमें कोई नई चीज़ हमारे पास नहीं है। वी डोंट हैव एनीथिंग न्यू हियर, वो भी आपके पास के बराबर होती है। अब कैसे मिलती है ज़रा देखें। डिस्टेंस था 1, टाइम भी था 1। डिस्टेंस अचानक से हो गया 8 और टाइम हो गया 2। डिस्टेंस हो गया 8.5 और टाइम हो गया 3। ग्राफ प्लॉट करें। तो जब मैंने इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया, क्या प्रॉब्लम है, तो जब मैंने इसका ग्राफ यहाँ पे प्लॉट किया तो यहाँ पे टाइम आता है। और यहाँ डिस्टेंस आता है। ये 1 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, ये 3 सेकेंड। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ग्राफ दोबारा बना रहा हूँ, स्पेस कम पड़ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। डिस्टेंस, टाइम, 1 2 3। बनाइए बेटे। 1 पे 1, तो डिस्टेंस 1 टाइम 1, पॉइंट आ गया। 8 पर 2, डिस्टेंस कितना है 8, टाइम कितना है 2, चेक करने भैया। डिस्टेंस 8 है और टाइम 2 है, तो 2 ये रहा और 8 ये रहा, यहाँ पॉइंट आ गया। फिर 3 पे 8.5, तो अगर ये 9 होगा तो 8.5 इसके बीच में कहीं आ रहा होगा, और ये 3 यहाँ आ गया पॉइंट। अब जब मैं यहाँ पे इसका ग्राफ प्लॉट करूँगा तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा हमेशा, और ग्राफ ऐसे आया। तो आपने चेक किया, इसका ग्राफ आपको क्या मिला, कर्व। ये आपके पास एक कर्व के बराबर आया, और यहाँ पे वेलोसिटी सेम भी नहीं है, निकाल कर देखें। 1/1 1 मीटर पर सेकेंड, 8/2 4 मीटर पर सेकेंड, और 8.5 डिवाइडेड बाई 3, तो 2 पॉइंट समथिंग मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। तो पहले थी 1, फिर आपके पास हुई 4, फिर होगी 2 पॉइंट समथिंग आंसर। तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए उसका ग्राफ आपके पास क्या आया, कर्व। अब यहाँ से भी आपको अगर किसी पॉइंट की वेलोसिटी निकालनी होगी, फॉर एग्जांपल अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है 3 से लेके 6 तक, तो फिर आप ये डिस्टेंस लेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक टाइम लेंगे, ठीक है, और इसको और इससे आप डिवाइड कर देंगे, इसको आप इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास इस इंटरवल की 3 से लेकर 6 तक वेरिएबल वेलोसिटी कितनी है। तो जो वेरिएबल वेलोसिटी होगी, मैं लिख देता हूँ दोबारा, वो कोई नई तरीके से नहीं आएगी। वेरिएबल वेलोसिटी मैंने कहा, मैं दोबारा लिख रहा हूँ, कोई नई तरीके से नहीं आएगी, वो भी स्लोप ऑफ द लाइन के बराबर ही होगी। उसको भी हम स्लोप के बराबर लेंगे, बेहतर तरीके से स्लोप लिखें तो वो भी आपके पास स्लोप के बराबर होगी, और स्लोप टेंजेंट थीटा। बस वेलोसिटी कहीं भी निकालनी हो तो डिस्प्लेसमेंट लें और उसको टाइम से डिवाइड कर दो उस इंटरवल के, तो आपको वेरिएबल वेलोसिटी पता चल जाएगी। समझ में आ गई बात, तो ये वेरिएबल वेलोसिटी की बात है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, मुझे उम्मीद है कि आप सभी नोट डाउन कर लिया होगा। अगर मैं आपसे बोलूं
कि मेरे पास ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी वो किससे मिलके बनती है, तो आप बोलेंगे सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, यही बोलेंगे ना आप। और मैंने कहा था कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज़ भी चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। बाज़ औक़ात मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तब भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी होगी। नोट कर लें, तब भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी होगी। बाज़ औक़ात मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होती है, तब भी ऑब्जेक्ट के अंदर वेरिएबल वेलोसिटी होगी। इसकी एग्जांपल देखें यहाँ पे, अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये ऐसे जा रहा था और ये 4 मीटर पर सेकंड है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, अभी ये किसकी तरफ जा रहा है, नॉर्थ। फिर इसने टर्न ले लिया और टर्न हो गई आ गया वेस्ट की तरफ, 4 मीटर पर सेकंड वेस्ट। अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज v1 और दिस इज v2, अगर मैं आपसे बोलूं क्या v1 v2 के बराबर है, अगर मैं आपसे बोलूं क्या v1 v2 के बराबर है, तो आप बोलेंगे नो। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इज नॉट सेम। मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो क्या हुआ, दो वेक्टर्स इक्वल उसी वक्त होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों सेम हो। तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन चेंज, तब भी वेरिएबल वेलोसिटी, तब भी वेरिएबल वेलोसिटी। अब थोड़ा सा मुझे लंबी करने का दिल चाह रहा है बात को अपनी, तो मैंने आपसे बोला कि मेरे पास वेलोसिटी यहाँ पे जो है वो सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है। और मैंने अभी बताया था यूनिफॉर्म वेलोसिटी उस वक्त होती है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो। यहाँ डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड तो सेम है। हमने कहा था वेरिएबल वेलोसिटी में या तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जब चेंज हो रहा था वो पीछे हमने देख लिया, वो बात हो गई खत्म। नाउ वी आर कंसर्निंग अबाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन हमारे पास जब चेंज होगी तब भी वेरिएबल वेलोसिटी होगी। एक्सेलरेशन इज द मेन कॉज ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी, पता है ना आपको? एक्सेलरेशन इज द मेन कॉज ऑफ वेरिएबल वेलोसिटी। वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेरिएबल वेलोसिटी नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। कैसे बोली मैंने बात? क्योंकि एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे, मोशन इन 2 डायमेंशन पर आ गए हम, सर्कल आ गया, अगर कोई आपसे पूछे कि सर्कल में ऑब्जेक्ट किससे मूव करता है, तो आपने बोलना है यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है। अगर यहाँ उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड तो यहाँ भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। आप अपनी छत पे लगे हुए पंखे की एग्जांपल ले लें, आपका पंखा भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, नोट कर लें। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता, ठीक है। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट के अंदर दो बातें आती हैं, या तो वेरिएबल वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड। दोनों समझा रहा हूं, नोट कर लें। या तो वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड, दोनों वेरिएबल वेलोसिटी, यूनिफॉर्म स्पीड। अगर मेरे पंखे को मैंने डिमर, ये डिमर है पंखे का, अगर मैंने पंखे के डिमर को एक कांस्टेंट पोजीशन पे छोड़ दिया है और मैं उसको ऊपर नीचे नहीं दबा रहा हूँ, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड है। अगर मैं उसको ऊपर नीचे ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, फिर ऐसे करूं, ऐसे करूं, तो उसके अंदर यूनिफॉर्म स्पीड नहीं होगी। लेकिन हम बेचैन नहीं है, हमारे अंदर अल्लाह ताला ने करार दिया है, तो हमने एक फिक्स पोजीशन के ऊपर जो अपने आप को, डिमर को जो है अपने आप को कह रहा हूँ, डिमर को हमने फिक्स पोजीशन पे फिक्स कर दिया, तो इसका मतलब उसके अंदर पाई जा रही यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से वो क्यों मूव नहीं कर सकता? मैंने अभी बताया था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डायरेक्शन होनी चाहिए सेम। अगर एक पंखे की पेटल को देखें, तो ये पंखे की पेटल है, पहले ये पेटल ऐसे जा रही है, फिर ये पेटल ऐसे जा रही है, फिर ये पेटल ऐसे जा रही है, तो मुस्तकिल तौर पर इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब ये पंखा कभी भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर सकता। तो अब सर्कुलर पाथ में होता क्या है, सुनिए गौर से।
एक चीज होती है इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट वो लाइन होती है सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाती है। टेंजेंट वो लाइन होती है विच टचेस द सर्कल टू अ सिंगल पॉइंट। एक ऐसी लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती हुई गुजर जाए उसको टेंजेंट बोला जाता है, वो टेंजेंट कहलाती है। इसके अंदर पाई जा रही यूनिफॉर्म स्पीड। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। और मैंने पीछे अभी आज की क्लास में पढ़ाया था वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है, पढ़ाया था ना। तो अगर मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर है तो यूनिफॉर्म स्पीड है। इसका मतलब मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे सर्कुलर पाथ के अंदर स्पीड नहीं चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। मैं आपसे बोल रहा हूँ मुझे सर्कुलर पाथ के अंदर स्पीड नहीं चाहिए, वेलोसिटी चाहिए। तो बंदे के बात पे गौर करें। बंदा बोल रहा है कि उसको वेलोसिटी चाहिए। बंदा चाहता है वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहती है वेक्टर, वेक्टर चाहता है डायरेक्शन। सब एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। बंदा चाहता है वेलोसिटी, वेलोसिटी चाहती है वेक्टर, वेक्टर चाहता है डायरेक्शन, डायरेक्शन चाहता है पॉइंट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी इंडिकेट करनी है तो आप बोलेंगे मुझे पॉइंट बताओ, मुझे कौन से पॉइंट पे इंडिकेट करनी है। मैंने कहा मुझे इस पॉइंट पे इंडिकेट करनी है। तो अगर हम पॉइंट सिलेक्ट करके उस पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दें तो वो टेंजेंट आपको बताता है वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ वेलोसिटी बना दूं तो ये आपको बताएगा वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर यहाँ पे मैं एक पॉइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे आपके पास ये वेलोसिटी बना दूं तो वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर यहाँ पॉइंट सिलेक्ट करके मैं इसको बना दूं तो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन। तो वेलोसिटी सर्कुलर पाथ में इंडिकेट होती है टेंजेंट बना के। अब आपको इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि दो वेक्टर्स, आपने डायग्राम बना लीजिएगा याद से। तो वेलोसिटी इंडिकेट होती है टेंजेंट्स बना के। अगर आप पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट्स बनाते चले जाएंगे तो आपको उनकी वेलोसिटी पता चलती जाएगी। तो पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट बनाए आपको उनकी वेलोसिटी मिल जाएगी। तो मैंने पॉइंट्स के ऊपर क्या बनाया, टेंजेंट, और आपको क्या मिल गई, उनकी वेलोसिटी। तो यहाँ पे मेरे पास उनकी वेलोसिटी आ गई। सही है। आप जरा गौर से देखिएगा, आगे की बात कंटिन्यू कर रहा हूँ। ये मैंने आपके पास डायग्राम इस तरह बनाई थी। ये मेरे पास वेलोसिटी, ये मेरे पास वेलोसिटी, ये मेरे पास वेलोसिटी, ये मेरे पास वेलोसिटी आ गई। वेलोसिटी कितनी चीज़ों से मिलकर बनती है, दो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, दो वेक्टर्स इक्वल उस वक्त होते हैं जब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। यहाँ मैग्नीट्यूड तो सेम है, वी वी वी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो प्योरली इसके अंदर प्रोड्यूस होता था, याद करें कौन सा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मेन कॉज तो एक ही है और वो है वेलोसिटी में चेंज, चाहे वो मैग्नीट्यूड की वजह से है डायरेक्शन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन है जो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है। हमारे टीचर हम लोगों को क्या पढ़ाते थे मैट्रिक में, खैर फर्स्ट टाइम में तो मैं पूरा पढ़ाता हूँ। हमारे टीचर हमें मैट्रिक में बोलते थे कि एक ऐसा एक्सेलरेशन सर्कुलर पाथ में प्रोड्यूस हो, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो भाई एक्सेलरेशन तो कोई सा भी हो उसमें वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। तो सर्कुलर पाथ में भी कोई ना कोई वेलोसिटी का चेंज आ रहा होगा तभी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो बिल्कुल आ रहा है। और वेलोसिटी का चेंज कैसे आ रहा है, यहाँ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ दो चीजों से मिलकर बनती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से कोई एक चीज भी चेंज होगी तो उसके अंदर वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन वेरिएबल वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से प्रोड्यूस होता है, तभी हम इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तभी तो एक्सेलरेशन का वर्ड यूज लगा यहाँ पे। तो वेरिएबल वेलोसिटी याद रखिएगा, अगर डायरेक्शन चेंज होगी तब भी वेरिएबल वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड चेंज होगा तब भी वेरिएबल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड चेंज होने की बात मैं पिछली स्लाइड्स में कर चुका हूँ। जो मैंने आपको अभी डेटा बना के दिखाया था, मैं शेयर नहीं कर सकता, मेरे पास शेयरिंग का ऑप्शन नहीं आ रहा। आपके पास होगा डेटा, से मैंने 1 पे 1 लिया था, 8 पे 2 लिया था और 3 पे 8.5। वो मैग्नीट्यूड के चेंज होने की बात थी और यहाँ पे डायरेक्शन चेंज होने की बात है। तो सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट या तो मूव करता है वेरिएबल वेलोसिटी से या मूव करता है यूनिफॉर्म स्पीड से। दोनों बातें याद रखिएगा। सर्कुलर पाथ में ऑब्जेक्ट या तो मूव करेगा वेरिएबल वेलोसिटी से या मूव करेगा यूनिफॉर्म स्पीड से। और वेरिएबल वेलोसिटी के अंदर यूनिफॉर्म स्पीड आ जाती है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड स्पीड के बराबर होता है। तो तभी मैंने सबका मैग्नीट्यूड वी 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 लिखा।
अगर एक पंखे को हम नहीं छेड़ रहे तो उसके अंदर स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी डायरेक्शन की मांगती है। पहले डायरेक्शन अगर ईस्ट थी, फिर वेस्ट हुई, फिर नॉर्थ हुई, फिर साउथ हुई, डायरेक्शन मुस्तकिल तौर पे क्या हो रही है, चेंज। तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं करता। तो ये था कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी। और कोई सी भी वेलोसिटी अगर हमें ग्राफ दिया होगा तो हमें उनका स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप निकालने के लिए जिन पॉइंट्स की वेलोसिटी निकालनी है उन्हीं के बीच का डिस्प्लेसमेंट देखेंगे और उन्हीं के बीच का टाइम देखेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं गिवन होगा तो अंडरस्टूड सी बात है, हमें जीरो से लेना होगा। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास। ये सारी आज की क्लास की बातें थी। अगर कोई बात पूछनी है तो पूछ लीजिए। मेरी क्योंकि सेंटर में कुछ नई क्लासेस शुरू हो रही हैं और मुझे नहीं पता मेरा ट्यूसडे को स्केड्यूल क्या होगा, तो एक बार ट्यूसडे को जब मेरा स्केड्यूल आ जाएगा तो मैं आपको ट्यूसडे को अपडेट कर दूंगा कि आपका जो रिवीजन है वो ट्यूसडे को किस टाइम पर है। रखना मुझे ट्यूसडे के दिन ही है, तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा ट्यूसडे को जो टेस्ट का रिवीजन है वो किस टाइम पर है। और इसके अलावा मैंने आपको बता दिया था कि आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो आपके टेस्ट में शामिल हो रहा है। अगर आप चाहें तो बुक से नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 1 में आपने क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ना है पेज नंबर 4, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7 और पेज नंबर 8। 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8 ये पेजेस आपने पढ़ने हैं चैप्टर नंबर 1 में। 4, 5, 6, 7, 8 इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स आप केमिस्ट्री में पढ़ लेते तो मैं कराता नहीं हूँ। पेज नंबर 4, 5, 6, 7, 8 ये आपने चैप्टर नंबर 1 में कवर करने हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर कोई सवाल है किसी को तो पूछ ले, वरना फिर मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ। बायो की क्लास में आप लोग शिफ्ट कर सकते हैं।